नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। मित्रों, कृषि क्षेत्र में नित नए प्रयोग हो रहे हैं जिससे किसान भाइयों को अच्छी फसल लेने और उनका सही मूल्य पाने में बड़ी मदद मिल रही है, जिससे निश्चित तौर पर उनकी आय में बढ़ोतरी हो रही है। कृषि को उन्नत बनाने के लिए कई संस्थान भी अलग अलग गतिविधियों के जरिए कृषि व्यवसाय को और मजबूत बना रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की और जानेंगे कि संस्थान की कृषि गतिविधियां कैसी हैं, वो किसान भाइयों की किस प्रकार मदद करते हैं। साथ ही साथ माइक्रो सिंचाई प्रणाली क्या होती है और इसका संचालन कैसे होता है, ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। और सबसे पहले बात केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की कृषि गतिविधियों के बारे में, और इस बारे में बता रहे हैं केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान के निदेशक डॉक्टर CR मेहता जी। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल जो कि नवी बाग में स्थित है उसके बारे में बताना चाहूँगा। ये संस्थान 15 फरवरी 1976 को स्थापित किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि कृषि में अभियांत्रिकी के प्रयोग को बढ़ावा देना। ये संस्थान मुख्यतः रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करता है। इसमें जैसे कि खेती में खेत तैयार करने से लेकर कटाई तक के लिए जो मशीनें होती है उसके लिए विकास करता है। यहाँ तक कि कटाई के उपरांत जो मशीनें जैसे ग्रेडिंग करनी है, शॉर्टिंग करनी है और उसको अनाज को प्रसंस्करण करना है, उसके लिए भी ये मशीन के विकास में लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त इस संस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी जिसको अपन अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं, उसके कृषि में कैसे प्रयोग करें, उसके कैसे प्रयोग को बढ़ावा दें, उस पर भी कार्य करता है। ये जैसे कि जल के प्रबंधन में भी ये संस्थान विकास में लगा हुआ है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब ये संस्थान स्थापित हुआ था 1976 में, उस समय तक क्या था कि खेती में काम करने के लिए मजदूरों की उपस्थिति थी। तो इसलिए उस समय केवल औजार ऐसे चाहिए थे जो कि मनुष्य उपयोग कर सकते हैं या जानवरों के द्वारा उनको उपयोग किया जा सकता है। तो शुरू में हमारा संस्थान उस प्रकार के उपकरणों के विकास में लगा हुआ था। लेकिन पिछले कुछ सालों में जैसे आप ये जानते हैं कि खेती में मजदूरों की उपलब्धता दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो उसके लिए अब हमारे संस्थान जैसे ट्रैक्टर ऑपरेटेड नई नई मशीनें हैं और ट्रैक्टर ऑटोमेटिक मशीनें हैं, उस पर हमारा संस्थान अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा हुआ है। मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले 46 वर्षों में हमारे संस्थान ने 300 से ज़्यादा कृषि उपकरणों का विकास किया है, जिसमें से 100 से ज़्यादा कृषि उपकरणों को हमने कई एंटरप्राइजेज को लाइसेंस किया है, जिसके द्वारा वो उन उपकरणों का मल्टीप्लिकेशन करके किसानों तक पहुँचा रहे हैं। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि भारत सरकार की भी कृषि उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीम्स हैं, जिसमें एक सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है। उसमें केंद्र सरकार 40% तक की सब्सिडी देती है। कुछ इस राज्य सरकार है उसमें 40% के ऊपर 10 या 20% की सब्सिडी भी नए नए कृषि उपकरणों को देती है। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप जब खेती करते हैं तो किसानों की उपलब्धता कम होती है, तो मजदूरों की उपलब्धता भी दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो इन सब को देखते हुए आप कृषि में मशीनीकरण का उपयोग को बढ़ाएं। उससे ये होगा कि आपका जो खेती में काम करेंगे, एक तो समय से आपका काम पूरा होगा और दूसरा ये होगा कि अगर आप समय से हर काम करेंगे तो आपकी पैदावार भी बढ़ेगी और उसमें खेती में उसकी लागत भी कम आएगी। और यहाँ तक कि जो श्रम है, जिसकी वजह से आजकल आप देखते हैं कि जो आपके यंगर बच्चे हैं वो खेती में काम इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन अगर आप मशीनों के द्वारा उन काम को करेंगे तो वो काम आराम से कम समय में और कम लागत में आप उसको कर पाएंगे, जिससे कि आपकी न केवल पैदावार बढ़ेगी बल्कि आपको अधिक आमदनी भी मिलेगी। और आजकल आप ये भी जानते हैं कि जो भी पैदावार होती है हमारे देश में, अब पैदावार के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है, लेकिन अभी आप ये देखें कि उसमें उसके प्रसंस्करण पर भी अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी प्रसंस्करण पर उतना जोर नहीं है। और अगर आप प्रसंस्करण पर ध्यान देंगे कि तो आपको न केवल जो आपके अनाज है उसकी कीमत डेढ़ी या दुगनी मिलेगी, बल्कि आप अगर और अच्छे से मतलब अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो कई गुना आपकी आमदनी हो सकती है। फिर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मिलेट के रूप में मना रहे हैं, जिसको अपन श्री अन्न के रूप में जानते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो श्री अन्न है, इनका आप अपने खान पान में बढ़ावा
करेंगे तो उससे न केवल आपकी सेहत अच्छी होगी, आपकी यहाँ तक कि जो जिसको कि आपको आमदनी कम थी वो भी आपको बढ़ेगी, और श्री अन्न के उपयोग से भी आप कहीं उनको प्रोसेसिंग करके कई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी आप बना सकते हैं। तो उसके लिए भी हमारे संस्थान ने मशीनें उससे रिलेटेड, उनके प्रोडक्शन के मैकेनाइजेशन से रिलेटेड और पोस्ट प्रोडक्शन जैसे श्री अन्न से जैसे पफ्स बनाए हैं, इस टाइप की मशीनें भी हमारे संस्थान में विकसित की गई है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे संस्थान में जब भी अवसर मिला कभी आएँ, हमारे यहाँ जो विकसित की गई है मशीनें उनको देखें। उनमें से हमने बहुत सी मशीनों को लाइसेंस किया है, आप उन एंटरप्रेन्योर से उन मशीनों को खरीदें, उसके लिए सरकार सब्सिडी भी देती है, आप उसका भी फ़ायदा लें। और हमारे संस्थान में उन मशीनों को कैसे उपयोग में लाते हैं उस पर भी हम समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें भी आप आ सकते हैं। मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन काफ़ी बहुतायत में होता है, और हमारे संस्थान में सोयाबीन प्रसंस्करण पर भी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, वहाँ भी हम समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। क्योंकि सोयाबीन का आप ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश में या हमारे देश के दूसरे भागों में मुख्य उपयोग तेल निकालने के लिए होता है, लेकिन सोयाबीन में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है, 40% तक प्रोटीन होता है। तो उससे आप कई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जैसे सोयाबीन से टोफू है, कई कुरकुरे हैं, कई और आइटम्स बना सकते हैं, यहाँ तक कि टोफू है, मिल्क है, ये भी प्रोडक्ट्स सोयाबीन से बन सकते हैं। तो उसके लिए भी हम समय समय पर ट्रेनिंग देते रहते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उन ट्रेनिंग प्रोग्रामों में भी भाग लेके हमारे संस्थान से लाभ लें। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है किसान भाइयों, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद किसान भाइयों आपका स्वागत है। मित्रों, गर्मी के मौसम में जो किसान भाई फसल लेते हैं उन्हें सबसे बड़ी कमी महसूस होती है पानी की। लेकिन अगर किसान भाई सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करें तो आप कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई कर सकते हैं। इससे पानी की बर्बादी को तो रोका ही जाएगा, साथ ही साथ यह जल संरक्षण में भी उपयोगी सिद्ध होती है। इससे हमारे किसान भाइयों की लागत भी कम होगी। तो क्या है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली और कैसे इसका रखरखाव और संचालन किया जाता है, इस बारे में विस्तार से बता रही हैं सिंचाई एवं जल निकास प्रभाग की विशेषज्ञ दीपिका यादव जी। आज हम ड्रिप सिंचाई प्रणाली या टपक सिंचाई प्रणाली के उपयोग, इसके रखरखाव एवं संचालन के बारे में चर्चा करेंगे। ड्रिप सिंचाई प्रणाली एक आधुनिक सिंचाई प्रणाली है जिसमें हम पौधों, बागवानी फसलों या खेतों में बूंद बूंद करके पानी पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली में विभिन्न फिल्टर्स होते हैं, पाइप नेटवर्क्स होते हैं। इसकी सहायता से पौधों की जड़ों तक उत्सर्जक की सहायता से पानी पहुंचाया जाता है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली एक अत्यंत ही
अच्छी सिंचाई प्रणाली है। इसके विभिन्न लाभ होते हैं। इसमें पानी की बचत होती है, क्योंकि जो पानी जो होता है इस सिंचाई प्रणाली के माध्यम से केवल पौधों की जड़ों तक में प्रवाहित होता है, जिससे कि पानी का अपव्यय नहीं होता है। इस सिंचाई प्रणाली में परिश्रम एवं पैसों की बचत होती है। इस सिंचाई प्रणाली में हम लवणीय जल का भी दक्षतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं। इस सिंचाई प्रणाली में अच्छी पैदावार एवं गुणवत्ता वाली फसल प्राप्त कर सकते हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली के विभिन्न घटक होते हैं, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली में खेतों में जाने से पूर्व पानी हमारी ये जो हेड यूनिट है इससे होकर गुजरता है। हेड यूनिट में हमारे विभिन्न फिल्टर फर्टिगेशन यूनिट होती है। फर्टिगेशन यूनिट होती है। ये हमारा हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर है, जो कि प्राथमिक फ़िल्टर कहलाता है। जब पानी हम स्रोत से हम मोटर की सहायता से सबसे पहले पानी हमारे फ़िल्टर्स में से होकर गुजरता है। पानी को ड्रिप सिंचाई प्रणाली का फ़िल्टर को ड्रिप सिंचाई प्रणाली का हृदय कहा जाता है। ड्रिप हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर जनरली हम जैसे कुएं का पानी हुआ, जिसमें कि रेत वगैरह की समस्या होती है, उस तरीके की गंदगी को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर जो है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। इसमें से जब पानी गुजरता है तो वो गोलाकार गति में प्रवाहित होता है, जिससे कि अभिकेंद्रीय बल के कारण जो भी भारी मिट्टी के कण है वो नीचे इकट्ठे हो जाते हैं और पानी साफ़ होके आगे की तरफ बढ़ जाता है। उसके बाद ये हमारा सैंड मीडिया फ़िल्टर या रेत फ़िल्टर कहलाता है। जो हमारा जनरली जैसे तालाब नहरों का पानी होता है, उसमें जनरली हमारी शैवाल की समस्या होती है या रेत वगैरह के कण भी होते हैं। उसे फ़िल्टर करने के लिए हम इसे उपयोग कर सकते हैं। इसकी लागत लगभग 20 से 25 हज़ार के लगभग होती है। इस सैंड मीडिया फ़िल्टर को हम बालू फ़िल्टर भी बोलते हैं। इसमें हमारी 1 से 2 mm की साइज़ की सिलिका सैंड होती है, जिसका उपयोग हम पानी को छानने हेतु करते हैं। इस फ़िल्टर में पानी को छानने के लिए पानी ऊपर की तरफ से नीचे की ओर जाता है, जिससे पानी झरकर आगे बढ़ जाता है। इस फ़िल्टर के से होता हुआ पानी, इसके बाद हमारा ये फर्टिगेशन यूनिट कहलाती है। फर्टिगेशन हम जनरली इरिगेशन वाटर के साथ में फर्टिलाइज़र को देना ही फर्टिगेशन कहलाते हैं। फर्टिगेशन हम विभिन्न माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फर्टिगेशन पंप हो गया, वेंचुरी हो गई या फर्टिगेशन टैंक हो गया। इसमें जनरली हम 100% पानी में घुलनशील खाद जैसे 19-19 यूरिया 052-34 आदि प्रकार के खाद का एक समान रूप से वितरण कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा द्वितीयक फ़िल्टर होते हैं, जिसमें आपका स्क्रीन फ़िल्टर आता है, डिस्क फ़िल्टर आता है। हमारे प्राइमरी फ़िल्टर जैसे हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर, सैंड मीडिया फ़िल्टर से पानी गुजरने के बाद भी कुछ रेत के महीन बारीक कण रह जाते हैं, जिसे हम द्वितीयक फ़िल्टर की सहायता से साफ़ कर सकते हैं। द्वितीयक फ़िल्टर ये हमारा स्क्रीन फ़िल्टर कहलाता है। स्क्रीन फ़िल्टर में ये स्क्रीन कहलाती है, 120 मैश की स्क्रीन यूज़ होती है। इसकी सहायता से जो भी बारीक कण हैं रेत के, वो बाहर निकल जाते हैं, इसमें चिपक जाते हैं और पानी आपका फ़िल्टर होके हमारी मेन लाइन में चला जाता है। इसके बाद हमारा ये डिस्क फ़िल्टर कहलाता है। डिस्क फ़िल्टर में विभिन्न प्रकार की डिस्क लगी होती है। इसमें भी हमारे जैसे कि जो हमारे कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ हैं, जो कि हमारे प्राथमिक फ़िल्टर से साफ़ नहीं हो पाते हैं, उसे हम सेकेंडरी फ़िल्टर डिस्क फ़िल्टर के माध्यम से साफ़ कर सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की डिस्क लगी होती है, जिसमें कि विभिन्न शाखाएं होती हैं या लाइंस होती हैं, जिसमें जब पानी इसमें से गुजरता है तो ये इन शाखाओं में रुक जाता है और हमारा साफ़ पानी फ़िल्टर होके आगे मुख्य लाइन एवं उप मुख्य लाइन में चला जाता है। मुख्य लाइन जनरली PVC पाइप या HD पाइप हम यूज़ कर सकते हैं। मुख्य लाइन जो या मेन लाइन भी बोलते हैं, जो कि हम 6 से 10 kg/cm² प्रेशर की यूज़ कर सकते हैं, एवं उप मुख्य लाइन के लिए हम 4 से 6 kg/cm प्रेशर की यूज़ कर सकते हैं।
उप मुख्य लाइन एवं मुख्य लाइन को हमें जनरली ज़मीन की सतह से 1-1.5 फीट नीचे दबा कर रखना चाहिए, ताकि वो सूर्य के प्रकाश या पराबैंगनी किरणों की वजह से ख़राब ना हो। इसके बाद पानी हमारा फ़िल्टर से होता हुआ मुख्य लाइन के बाद हमारा जो लैटरल्स होती हैं उसमें जाता है। किसान भाइयों, इसके बाद हमारा पानी मुख्य लाइन से होता हुआ सबमेन में जाता है। सबमेन के बाद ये हमारी काली नलिकाएं बनी हुई है, जिसे हम लैटरल्स भी कहते हैं। पानी इसमें उत्सर्जक होते हैं। उत्सर्जक 2 प्रकार के होते हैं, एक इनलाइन उत्सर्जक होते हैं, एक ऑनलाइन उत्सर्जक होते हैं। इनलाइन उत्सर्जकों का उपयोग ये इनलाइन उत्सर्जक कहलाते हैं, जिनका उपयोग हम जनरली पास लगने वाली फसलें जैसे कि सब्जी भाजी या खाद्यान्न फसलों में उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार ऑनलाइन उत्सर्जक भी होते हैं। ये ऑनलाइन उत्सर्जक कहलाते हैं, जिनका उपयोग हम बागवानी फसलों जैसे कि आम, अमरूद, पपीता या दूर लगने वाली फसलें हैं उनमें उपयोग करते हैं। हमारा इनलाइन या ऑनलाइन उत्सर्जक का चयन भी हम सॉइल के हिसाब से भी करना चाहिए। यदि हमारी काली मृदा है तो उसमें हमें कम डिस्चार्ज रेट जैसे 2 LPH 4 LPH रेट का उत्सर्जक यूज़ कर सकते हैं। यदि सैंडी सॉइल है, उसमें इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होता है, तो उसमें ज़्यादा डिस्चार्ज रेट का हमें उत्सर्जक यूज़ करना चाहिए। इसके बाद पानी यहाँ से होता हमारी केवल पौधों की जड़ों में ही जाता है। इसी की सहायता से, उत्सर्जक की सहायता से हम फर्टिगेशन के थ्रू खाद भी दे सकते हैं। किसान भाइयों, पानी ड्रिप सिंचाई प्रणाली एक बहुत ही जटिल प्रणाली है, तो इसके परिचालन दक्षता अच्छे से बनाए रखने के लिए, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की लंबी आयु बनाए रखने के लिए, इसके कंपोनेंट का अच्छे से यूज़ करने के लिए हमें कुछ रखरखाव का और संचालन में कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, जो कि इस प्रकार हैं। किसान भाइयों, हमें ड्रिप सिंचाई प्रणाली की परिचालन दक्षता बनाए रखने हेतु कुछ बिंदुओं का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, जैसे कि दाब मापी आपके फ़िल्टर के इनलेट आउटलेट में होने चाहिए, उनका देखना चाहिए। ड्रिप प्रणाली जनरली 1 से 1.5 kg पर सेंटीमीटर उसका प्रेशर पर काम करती है, तो वो हमें देखने की ज़रूरत होती है। आपके फर्टिगेशन यूनिट के पहले बाईपास वाल्व होना चाहिए, जिससे कि फिल्ट्रेशन के बाद जो अतिरिक्त जल है वो आपके सोर्स में जा सके। हमें नियमित रूप से फ़िल्टर्स के जो ड्रेन वाल्व होते हैं वो खोलने की ज़रूरत है, ताकि जो गंदगी है, इम्प्योरिटी है, वो बाहर निकल सके। हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर में जो आपके जो रेत के कण होते हैं जो संग्रहण में इकट्ठे हो गए हैं, वो आप ड्रेन वाल्व या फ्लश वाल्व की सहायता से बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद आपका सैंड मीडिया फ़िल्टर साफ़ करने के लिए आप बैक वॉशिंग कर सकते हैं। बैक वॉशिंग करने हेतु बैक वॉशिंग वो कहलाता है जिसमें पानी का प्रवाह उल्टी दिशा में कर दिया जाता है। जनरली हम जब पानी देते हैं तो पानी का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ होता है, लेकिन बैक वॉशिंग के लिए हमें रेत को साफ़ करने की आवश्यकता होती है। इसलिए हम यहाँ पर बैक वॉशिंग वॉल्व खोल देते हैं और ये इनलेट वॉल्व यहाँ का बंद कर देते हैं। इससे पानी रिवर्स डायरेक्शन या उल्टी दिशा में प्रवाहित होता है, जिससे कि हमारा रेत का जो भी गंदगी है ऊपर की दिशा में वो साफ़ हो जाती है। बैक वॉशिंग के लिए हमें ज़्यादा देर भी नहीं करनी चाहिए, वरना रेत के कण बाहर आ जाएंगे, और कम टाइम में भी नहीं करनी चाहिए, वरना आपकी गंदगी बनी रहेगी। उसके बाद आपको यदि ये देखना है कि आपको फ़िल्टर कब साफ़ करने की ज़रूरत हो, तो आप दाब मापी में इनलेट और आउटलेट में जो आपके प्रेशर गेज हैं उसमें दोनों में कितना अंतर आ रहा हो, उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। ये दोनों में इनलेट आउटलेट प्रेशर गेज में 0.5 kg पर सेंटीमीटर से उसका प्रेशर का डिफरेंस उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। यदि उससे ज़्यादा आता है तो इसका मतलब आपको फ़िल्टर साफ़ करने की आवश्यकता है। इसी तरीके से आप द्वितीयक सेकेंडरी फ़िल्टर को भी आप लेटरल या पानी की सहायता से आप फ्लश करके साफ़ कर सकते हैं, या तो इसे मुलायम साफ़ कपड़े से आप इसे साफ़ कर सकते हैं, और एवं नियमित रूप से ड्रेन वाल्व खोलकर भी आपको पानी के शुद्धि के हिसाब से नियमित रूप से साफ़ करते रहना चाहिए। स्क्रीन फ़िल्टर भी आप लेटरल की सहायता से इसकी स्क्रीन निकाल करके आप साफ़ कर सकते हैं, या तो ड्रेन वाल्व से साफ़ कर सकते हैं। स्क्रीन फ़िल्टर में यदि ज़्यादा इम्प्योरिटी है तो आप ऐसे ट्रीटमेंट या रासायनिक उपचार की सहायता से भी इसे साफ़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें उपमुख्य लाइन या मुख्य लाइन को साफ़ करने के लिए हमें उसके भी एंड कैप खोलकर उसे साफ़ करना चाहिए। उसके लिए फ्लशिंग होती है। फ्लश वाल्व खोल के आप मुख्य लाइन या उपमुख्य लाइन जो है उसमें जो भी गंदगी
गंदगी या कचरा जमा हो गया है वो आप साफ़ कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि आप लेटरल साफ़ करना चाहते हैं तो उसके एंड कैप खोलकर भी लेटरल फ्लशिंग कर सकते हैं, जिससे उसमें जो भी गंदगी है वो साफ़ हो सकती है। इसके बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है टपक सिंचाई प्रणाली में एमीटर प्लगिंग की होती है या एमीटर चोक हो जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके समाधान हेतु रासायनिक उपचार किया जा सकता है। रासायनिक उपचार हेतु 2 व्यवस्थाएं हैं, एक एसिड ट्रीटमेंट होता है, एक क्लोरीन ट्रीटमेंट होता है। एसिड ट्रीटमेंट जब आपका जो एमीटर चोक जो आपके पानी में घुले हुए लवण की वजह से या बाइकार्बोनेट की वजह से यदि एमीटर चोक होते हैं तो उसके लिए आप विभिन्न प्रकार के एसिड हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है 65% सांद्रता का, उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड होता है 85% सांद्रता का, इसके बाद में नाइट्रिक एसिड होता है 60% सांद्रता का, वो आप उपयोग कर सकते हैं। एसिड ट्रीटमेंट में एसिड को इंजेक्ट किया जाता है वेंचुरी या फर्टिगेशन इंजेक्टर पंप के माध्यम से। एसिड को 15 से 20 मिनट के लिए आपकी ड्रिप सिंचाई प्रणाली में इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद 24 घंटे के लिए प्रणाली को बंद कर दिया जाता है। 24 घंटे के बाद में प्रणाली में वाटर की फ्लशिंग कर दी जाती है, जिससे कि आपका जो भी आपके कार्बन बाइकार्बोनेट है वो साफ़ हो जाते हैं। इसके बाद में एक और है क्लोरीन ट्रीटमेंट होता है, जो जनरली आप यदि एमीटर की चोक या प्लगिंग की प्रॉब्लम जो आपके एल्गी या शैवाल की वजह से चोक हो रहे हैं, तो उस केस में आप क्लोरीन का यूज़ कर सकते हैं। क्लोरीन ट्रीटमेंट के लिए 2 मिलीग्राम ब्लीचिंग पाउडर पर लीटर के हिसाब से पानी में घोल वो आप वेंचुरी इंजेक्टर के माध्यम से ड्रिप सिंचाई प्रणाली में चला सकते हैं। इसे चलाने के बाद 24 घंटे बंद करके दूसरे दिन पानी की फ्लशिंग कर सकते हैं, जिससे आपकी जो भी समस्याएं हो रही हैं एमीटर चोकिंग की, वो उसका समाधान हो सकता है। इसी प्रकार आप यदि प्रणाली का अच्छे से रखरखाव करेंगे तो इससे आपकी ड्रिप सिंचाई प्रणाली की आयु में वृद्धि होगी और आप लंबे समय तक अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली अभी विभिन्न इलाकों में पानी का बहुत प्रॉब्लम है, तो किसान भाई इस प्रणाली का उपयोग करके अच्छी गुणवत्ता में कम पानी में अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। और किसान भाइयों, अब आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गांगुलपारा सिंचाई योजना, डुंगरिया टिकटोली परियोजना, करेले की उन्नत किस्में, जायद मक्का की उत्पादन तकनीक और कद्दू की फसल में फल मक्खी। और अब खबरें विस्तार से। आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री श्री रामकिशोर नानू कावरे ने बताया कि बालाघाट जिले के परसवाड़ा क्षेत्र की गांगुलपारा सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर के मरम्मत का कार्य शीघ्र कराया जाएगा। इसके लिए जल संसाधन विभाग से 4 करोड़ 27 लाख रुपए से अधिक की राशि मंजूर की जा चुकी है। नहरों के सुधार एवं मरम्मत होने से जलाशय के पानी से अतिरिक्त भूमि की सिंचाई हो सकेगी। राज्य मंत्री श्री कावरे ने बताया कि जल्द ही गांगुलपारा सिंचाई योजना की मुख्य नहर की लंबाई 15.93 किलोमीटर एवं लघु नहर लंबाई 18.39 किलोमीटर के लाइनिंग का कार्य कराया जाएगा। गांगुलपारा जलाशय का निर्माण कार्य वर्ष 1960 में पूर्ण कराया गया था। वर्तमान स्थिति में इस नहर प्रणाली की मुख्य नहर और वितरक नहरें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। परियोजना की रूपांकित क्षमता के स्तर पर सिंचाई नहीं हो पा रही है। राज्य मंत्री श्री कावरे ने बताया कि उनके द्वारा गांगुलपारा जलाशय की नहरों में सीमेंटीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मतीकरण के लिए प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को भेजा गया था। प्रस्ताव पर प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है। करेले को सब्जी के साथ साथ दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। करेला लगभग सभी प्रकार की भूमि एवं जलवायु में उगाया जा सकता है। करेले की मुख्य 3 प्रजातियां हैं जो अलग अलग अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित की गई हैं। इनमें से एक है पूसा, 2 मौसमी। यह किस्म अधिक उपज देने वाली है। इसका फल मध्यम मोटा, हरा व 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है। 55 दिन में फल देने वाली यह किस्म जायद, खरीफ दोनों मौसम के लिए अच्छी है। दूसरी है कोयम्बटूर लौंग। ये किस्म अधिक उपज देने वाली तथा अधिक फैलने वाली है। फल 20 से 25 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। फल अधिकतर मुलायम व सफ़ेद रंग के होते हैं। खरीफ की फसल की उपज अधिक मिलती है। कल्याणपुरी 12 मासी ये किस्म भी अच्छी उपज देती है। उत्तर प्रदेश के लिए अधिक उपयुक्त है। यह सभी मौसम में पैदा की जा सकती है।
मक्का एक प्रमुख अनाज वाली फसल है। धान एवं गेहूं के पश्चात तीसरी प्रमुख अनाज वाली फसल मक्का उत्तम जल निकास एवं पर्याप्त जल धारण क्षमता वाली सभी प्रकार की भूमियों में सफलतापूर्वक इसकी खेती की जा सकती है। 6.5 से 7.5 पीएच मान एवं पोषक तत्वों से भरपूर काली एवं दोमट काली मिट्टी इसके लिए श्रेष्ठ होती है। जलमग्नता की स्थिति निर्मित होने वाले खेत मक्का के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होते हैं। 50 से 75 सेंटीमीटर औसत वर्षा नमी युक्त उच्च तापमान मक्का की वृद्धि एवं उत्पादन में सहायक होते हैं। फल मक्खी कद्दू लौकी के छोटे फल को खुरचकर उसमें अंडे देती हैं और उन अंडों से मैगेट यानी कि छोटी छोटी इल्लियां निकलती हैं, जिसके कारण फल सड़ जाते हैं। ये मक्खी देखने में सुनहरे रंग की और घरेलू मक्खी से छोटी होती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए ग्रसित फलारे को तोड़कर बाहर करें और इकट्ठा कर गहरे गड्ढे में दबा दें। और अगर खेत में मक्खियां अधिक दिखाई दें तो 10 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ घोलकर कीटनाशक जैसे क्लोरोपाइरिफास या मेलाथियान मिलाकर मिट्टी के बर्तन में खेत में जगह जगह रखें। तो किसान भाइयों, कृषि समाचारों में आज फिलहाल इतना ही। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। तो चलिए किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।